स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूं? यस सर। ओके। हाँ जी। ओके, स्क्रीन हो रही है शेयर दोबारा से? जी जी सर, क्लियर है। ओके। जो लास्ट प्रपोजिशन थी, ये भी पार्ट था 2.3 का ही, और इसमें हर ट्रांसलेट जो है किसी भी मेजरेबल सेट का, उसको मेजरेबल प्रूफ करना था। तो उसके लिए भी जो है वो इसी तरह सिंपल डेफिनेशन ही इस्तेमाल की है, सिर्फ एक रियल नंबर ले लिया है और उसके अगेंस्ट जो है वो सेट ए को उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। और फिर प्रीवियस थ्योरम यूज़ की है कि अगर ट्रांसलेट आपने कर दिया तो फिर उसका जो आउटर मेजर है वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी मेजरेबिलिटी को भी ड्राइव करना है यहाँ से, और आपको पता है कि जो ए है वो मेजरेबल सेट है, ठीक है। तो उसकी रिस्पेक्ट से जो है वो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन इस्तेमाल की है और फिर उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया। तो यहाँ से बस ये आप देख लें कि ये जो इन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ पे कि अगर एम स्टार ऑफ ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई और एम स्टार ऑफ ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट अगर आप लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर अ मेजरेबल सेट ई, क्योंकि आपने ई को अगर मेजरेबल सेट ले लिया है तो आपने ई की ट्रांसलेशन जो है उसको अगर जो है वो अच्छा ई जो है वो मेजरेबल सेट आपने सपोज किया है और यहाँ पे जो ए है उसकी ट्रांसलेशन आप ले रहे हैं, ठीक है। ए को आपने ट्रांसलेट किया है और फिर ए की जो ट्रांसलेशन है उसको मेजरेबल प्रूफ कर रहे हैं आप पे, और ई को भी मेजरेबल सेट एज्यूम किया हुआ है क्योंकि ये जो डेफिनेशन थी इसमें जो सेकंड कंपोनेंट था, आपको याद होगा कि इसको हमने कहा था कि ये मेजरेबल सेट होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी सेट आपने रखना है और वही आर्बिट्ररी सेट जो है वो यहाँ पे रखना है। तो ये वाला वो आर्बिट्ररी सेट है और जो राइट साइड पे इस्तेमाल हो रहा है इंस्ट्रक्शन के साथ वो ऑलरेडी मेजरेबल सेट होना चाहिए किसी भी लेफ़्ट साइड पे दिए हुए सेट के लिए। यहाँ से जो उन्होंने ड्राइव किया है वो इन्होंने e प्लस वाई की जो है वो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन ड्राइव कर ली है बाय यूजिंग एनी आर्बिट्ररी सेट ए, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा है कि ए कोई भी आर्बिट्ररी सेट है यहाँ पे, और जो सेकंड लाइन है वो बता रही है कि उस ए आर्बिट्ररी सेट के लिए जो ट्रांसलेशन ऑफ द सेट ई है ये मेजरेबल सेट बन गया है यहाँ पे। और ड्राइव कैसे किया इसने, ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई, ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई को रिप्लेस किया है ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई से, और ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस किया है ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट से। अब ये कैसे ड्राइव होगा यहाँ से कि ये ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल एनालिटिकली आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने पहले तो ए को वाई यूनिट्स जो है वो ऑन द लेफ़्ट सपोज कर लो कि ट्रांसलेट किया, ठीक है। और ई की तो पोजीशन अपनी जगह पे फिक्स है कि ई जहाँ पे भी पड़ा हुआ है आपने इस वाले ए की ट्रांसलेशन का ई से इंटरसेक्शन ले लेना है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जो है वो ई सेट पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपके पास जो ए सेट है सपोज कर लो कि वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला रीजन ए का है, ठीक है। और आप यूँ करते हैं कि ए का जो है वो वाई यूनिट्स लेफ़्ट साइड पे ट्रांसलेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस वाई, क्योंकि आपने ए को वाई यूनिट्स जो है वो लेफ़्ट पे मूव कर दिया, तो ये ए माइनस वाई की ये एरिया बन जाएगा जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। अब इसको कंपेयर करो कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अगर आप यूँ कर लेते कि पहले जो है वो, ठीक है। अच्छा, अब ए माइनस वाई का जो इंटरसेक्शन बन रहा है ई के साथ वो ये वाला रीजन बन रहा है, ठीक है, जो मैंने बोल्ड किया यहाँ पे। अब दूसरा सिनेरियो आप ले लो बेशक, दूसरे सिनेरियो में आपने ये किया है कि वही वाला सेट ई जो है
वो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। और पहले आपने ये किया कि ई का जो है वो वाई यूनिट ऑन द राइट ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। तो ई जो है वो चेंज हो गया ई प्लस वाई में, वो सपोज कर लो कि यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जो है उसका इंस्ट्रक्शन जो है वो आप ए से ले रहे हो, ठीक है। और उस वक्त के उसके हिसाब से जो है ए की बाउंड्री जो है वो क्या बन जाएगी, ए की बाउंड्री जो है वो बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी। नॉइज़ आ रहा है। हाँ जी, जी जी। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सर जी हम जी। ऊपर क्वेश्चन में ये जो लिखे हैं सर, ये हम लेकर तो चेक चेक तो कर रहे हैं एक ही ट्रांसलेशन, तो एट द एंड रिजल्ट आ रहा है कि ई की ट्रांसलेशन इनवेरियंस है। हाँ, अच्छा ये देखो, आपने ए की ट्रांसलेशन को इन्वेरिएंट नहीं प्रूफ करना था, आपने असल में जो है वो ई की ट्रांसलेशन को ही इन्वेरिएंट प्रूफ करना था। ये देखो, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ट्रांसलेट ऑफ माइरेबल सेट इज़ माइरेबल, तो उसके लिए आपने माइरेबल सेट ई को एज्यूम किया है। और जो डेफिनेशन है माइरेबल सेट को प्रूफ करने की कि वह माइरेबल है, उसके लिए एक आर्बिट्ररी सेट ए चाहिए होता है आपको, ठीक है। ये वो आपने ए जो है वो आर्बिट्ररी सेट ले लिया। तो आपका जो मेन थीम है यहाँ पे वो ये है कि ई एक मेजरेबल सेट है, और ई की मेजरेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसमें आपको एक आर्बिट्ररी सेट ए चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन वो प्रीवियस इस सेक्शन के शुरू में जो डेफिनेशन दी हुई है किसी भी सेट के मेजरेबल होने की, वो अगर आप रिकॉल कर लो तो उसमें आपको फॉर एनी सेट ए द सेट ई जो है वो उसको मेजरेबल प्रूफ करते हैं अगर आप उस सेट ए की ई से इंटरसेक्शन और ई कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन को इस तरह से लिख सकें। अब यहाँ पे अगर ए आर्बिट्ररी है तो ए माइनस वाई को आर्बिट्ररी सेट ले लिया, और ए माइनस वाई के रिस्पेक्ट से ई की जो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख दी है। तो ये असल में ई की मेजरेबिलिटी है यहाँ पे, और इसको चेंज किया है ई प्लस वाई की मेजरेबिलिटी के अंदर, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सिर्फ इतना एनालिटिकल प्रोसेस करना था। अब मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी इस वक्त कि अगर आपने ए को चलिए, अ, थर्ड जी, स्टेप जो है ना सर, एम स्टेरिक इंटरसेक्शन ई प्लस टू है, तो ये सेकंड थर्ड जो आ गए। एक बार फिर पूछेगा, आपकी बात सही क्लियर नहीं हुई। हाँ जी, फिर मैं कह रहा था कि जो सेकंड स्टेप है ना सर, सेकंड से थर्ड स्टेप पे सेकंड आप से आ रहे थर्ड। हैं ना सर। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, ये वाला सर थोड़ा सा थोड़ा ये वाला स्टेप के ये वाला स्टेप नहीं सर, इससे नीचे वाला step। नीचे वाला, ये ओके इसके ठीक है। यहाँ हाँ से नीचे कैसे हैं। हाँ, वही मैं भी वही कर रहा हूँ एक्सप्लेन, जो मैं फिगर बना रहा था ना वो मैं उसी के लिए बना रहा था कि वो एक्सप्लेन करूँ। अच्छा चलें, इसके लिए मैं एक सेट लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लें कि ना आपके पास जो सेट मेजरेबल सेट ई है ना, वो हम ले लेते हैं, एक इंटरवल ले लेते हैं। तो सपोज करें कि जो ई है दैट इज़ -1 to 1, ठीक हो गया। तो ये जो ई -1 to 1 एक सेट ले लिया आपने, और जो ए है वो उसकी भी कोई फिक्स ले लें कि जो ए है वो आप ले लो, सपोज करो कि मिसाल के तौर पे 0 से 1/2। अच्छा, अब आपने करना है, अब आप ये वाला कैलकुलेट करो, सेकंड लास्ट स्टेप और थर्ड लास्ट स्टेप, ठीक है। इसकी रिस्पेक्ट से जो है होना यूँ चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट से कि ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई जो है ये बराबर आना चाहिए ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई के, ठीक है। तो आप सपोज करो कि आपने जो है वो वाई जो है जिससे आप ट्रांसलेट करना है वो आपने ले लिया 1/2। अब ज़रा सेकंड वाले स्टेप के हिसाब से कैलकुलेट करो कि ए माइनस वाई क्या हो जाएगा, कि जब आप ए को हाफ यूनिट जो है वो लेफ़्ट पे ट्रांसलेट करोगे तो ए बन जाएगा, क्या हो जाएगा ए ज़रा बताएं। -3/2 सर।
-3/2 पक्की बात है। फिर ए को -1/2 आपने, वो 0 हाँ जी, ओ ई आपने एक -1/2 और 0 हो जाए। -1/2 से 0 हो बस जाएगा 0। ना। हाँ, क्योंकि ये आपने हाफ यूनिट जी लेफ्ट पे लेके गए हो ए को, और फिर a माइनस वाई का जब आपने इंस्ट्रक्शन लेना है ई के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा रिजल्ट। -1/2 वो 0 बन जाएगा। हाँ, ये खुद ये इसका जवाब यही आ जाएगा, क्योंकि बाई चांस वो सबसेट ही बन गया उसका। -1/2 हाँ, ये तो 0। हाँ -1/2, 0, तो यही बन जाएगा। तो ये हमने नोट कर लिया कि ये क्या आता है। फिर आपने सेकंड स्टेप में ये करना है कि पहले आपने ई का वाई यूनिट जो है वो राइट पे शिफ्ट कर देना, ई को ई प्लस वाई कर देना। तो इस बार मुझे बताएं ज़रा, अब ई प्लस वाई क्या बन जाएगा। हाँ जी, तो 1/2 हुआ 3/2 नहीं -1/2 ना। सर। हाँ जी, -1/2 हुआ 3/2। हाँ, और फिर 3/2। और जब आप इस ई प्लस वाई का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, फिर 0 और 1/2 बन जाएगा। 0 और 1/2 1/2। अगेन। ठीक हो गया। तो असल में हाँ, असल में जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी आपको ये बता रही थी कि ये जो ट्रांसलेशन है, ए की लेफ़्ट पे ट्रांसलेशन और उसका ए से इंटरसेक्शन, या ई की राइट पे ट्रांसलेशन और उसका ए से इंटरसेक्शन, असल में रिज़ल्ट ये था कि ये दोनों ट्रांसलेशन जो हैं ये आउटर मेजर चेंज नहीं करेंगी आपके गिवन सेट का। तो आप देख लो कि पहले केस में भी आउटर मेजर 1/2 ही रहा है, क्योंकि इंटरवल का जो लेंथ आई है, ये सेट बराबर आ गया बाई चांस। लेकिन सेट बराबर ना भी आते, अलग अगर अगर इन दोनों का जवाब अलग अलग सेट्स की फॉर्म में भी आता, तो इन दोनों की लेंथ एक जैसी रहती, क्योंकि रिज़ल्ट ये है कि इनके आउटर मेजर्स जो हैं वो असल में सेम है। सेट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सेट ट्रांसलेट हो गया हुआ है, तो सेट डिफरेंट हो सकता है, बट जो उसकी लेंथ होगी वो उतनी ही रहेगी, जो आउटर मेजर उसका होगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्योंकि वो ए सबसेट ले लिया था ई का, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों केसेस में एग्जैक्ट इक्वल सेट्स जवाब में आ गए, और ऑब्वियसली सेट्स ही बराबर हैं दोनों, तो फिर उनके आउटर मेजर भी बराबर हैं। तो इसलिए आप उसकी जगह पे ये रिप्लेस कर सकते हो, और इसी तरह राइट साइड पे भी जो सेट है उसकी जगह पे भी नीचे वाला सेट रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सब ए को सबसेट ना लेते ई का, तो कोई और सेट लेते, तो यहाँ पे ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई और ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई का अलग जवाब आ सकता था। लेकिन स्टिल जो है उनकी लेंथ्स एक जैसी होती हैं, जो भी जवाब आता है इंटरवल की फॉर्म में, उसकी जो लेंथ है दोनों की वो एक जैसी होती है। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है इन्होंने यहाँ पे, और उससे जो इन्होंने रिप्लेसमेंट की है उससे ई जो है उसकी मेजरेबिलिटी को यूज़ करते हुए ई प्लस वाई यानी कि ट्रांसलेटेड सेट ई, उसकी मेजरेबिलिटी ड्राइव होगी। और एक बार फिर वो डेफिनेशन जो है उसको गौर से देख लें कि यहाँ पे जो सेट पड़ा होता है वो असल में उसकी मेजरेबिलिटी प्रूव हो रही होती है बाय यूजिंग एन आर्बिट्ररी सेट ऑन द लेफ़्ट। जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये कोई आर्बिट्ररी सेट होना चाहिए, और जो राइट साइड पे यूज़ हो रहा है उसकी मेजरेबिलिटी प्रूफ हो जाएगी। तो उसको कंपेयर करते हुए आप देखो कि आखिरी स्टेप के अंदर ई प्लस वाई की मेजरेबिलिटी प्रूफ हुई है बाय यूजिंग एन आर्बिट्ररी सेट ए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ई प्लस वाई मेजरेबल प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे इस फॉर्म में जब आपने लिख लिया है तो यहाँ पे ई प्लस वाई जो है वो मेजरेबल प्रूफ हो गया। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मज़ीद ऐड होगी है, और आपने डेफिनेशन याद रखनी है, तो प्रूफ जो है वो इतना मुश्किल नहीं है इस हिसाब से। अच्छा जी, कुछ अप्रोक्सीमेशंस हैं अब यहाँ पे, आउटर एंड इनर अप्रोक्सीमेशन ऑफ मेजरेबल प्रूव सेट्स। करना है जी, एक बार फिर तो एक जो क्या ए पूछ है रही वो हैं। हमें ई का ही सबसेट लेना होगा। नहीं नहीं, मैंने अभी यही कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ए सबसेट लेना है। मैंने ए सबसेट ले लिया है, उससे जो दोनों आंसर्स हैं वो एग्जैक्टली जो हैं वो आइडेंटिकल आ गए हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको सेम सेट लेना है, सबसेट लेना है। ठीक है, अलग अलग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही हो गया।
हाँ जी, ओके। अगर तो आप ई और ए को बहुत ज़्यादा दूर सपोज कर लेंगे, डिसजॉइंट होते हुए भी अगर ई और ए में डिस्टेंस आप ज़्यादा रख देंगे और वाई जिससे ट्रांसलेशन हो रही है वो इतना बड़ा नहीं होगा, तो फिर ये दोनों सेट्स जो हैं वो एम्प्टी हो जाएंगे और इनका आउटर मेजर दोनों का फाई हो जाएगा और तब जवाब इक्वल आ जाएगा। अगर आप ई और ए को पार्शली जो है वो इंटरसेक्ट करवाएंगे और जो ट्रांसलेशन है वो भी एक मॉडरेट छोटी लेंथ से लेंगे, तो उनकी इंस्ट्रक्शन स्टिल इंटरसेक्ट करेंगे और उससे जवाब जो है वो डिफरेंट आएंगे, लेकिन उनकी लेंथ जो है वो सेम होगी। और तीसरा केस कि मैंने इसको ए को सबसेट ले लिया है और ट्रांसलेशन भी थोड़े यूनिट से की है, जिससे ए स्टिल ट्रांसलेशन के बाद भी ई के अंदर ही कंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से उसका इंस्ट्रक्शन जो है वो ई के साथ वो फिर से ए की फॉर्म में वापस आ गया। और इन बहुत केसेस जो है वो सेट्स एग्जैक्टली इक्वल आ गए हैं और उससे उनका आउटर मेजर भी सेम हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आउटर मेजर जो है वो इन दोनों सेट्स का वो सेम रहेगा, जो कि ड्राइव हो रहा है यहाँ से। अच्छा जी, आउटर अप्रॉक्सीमेशन और इनर अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है? ये असल में मेजरेबल सेट्स को जो है हम डिफरेंट अदर सेट्स के ज़रिए अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं उनके आउटर मेजर्स को, ठीक है। मेजरेबल सेट होंगे हमारे पास और हम उनकी जो आउटर मेजर है उसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करेंगे बाय अ सुपरसेट एंड बाय अ सबसेट। तो अगर आप सुपरसेट की आउटर मेजर के ज़रिए किसी मेजरेबल सेट की आउटर मेजर को अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो उसको आउटर अप्रॉक्सीमेशन कहेंगे, और अगर आप किसी सबसेट की आउटर मेजर के ज़रिए किसी लिबैक मेजरेबल सेट की जो है वो आउटर मेजर को अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो उसको इनर अप्रॉक्सीमेशन कहेंगे, ठीक है। यानी कि छोटा सेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो इनर अप्रॉक्सीमेशन, और अगर बड़ा सेट यूज़ कर रहे हैं तो आउटर अप्रॉक्सीमेशन। दोनों के लिए आपको एक एक्सीजन प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। एक्सीजन प्रॉपर्टी जो है वो क्या चीज़ है, इसको डिफाइन इस तरह से किया हुआ है कि इफ़ ए इज़ अ मेजरेबल सेट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को गौर से ही देखना कि अब यहाँ पे जो अजम्पशन है वो क्या है, ए इज़ अ मेजरेबल सेट ऑफ फाइनाइट आउटर मेजर, ठीक है। एक्सीजन प्रॉपर्टीज़ के जरिए के लिए और अप्रॉक्सीमेशंस के लिए जो आप सेट्स यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली उनका जो आउटर मेजर है वो फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिट आउटर मेजर जो है वो उससे आप सेट्स को कंपेयर नहीं कर सकेंगे कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। तो इस वजह से अगर आपके पास ए जो है वो मेजरेबल सेट है फाइनाइट आउटर मेजर का, दैट इज़ कंटेन्ड इन बी, ठीक है। और जो ए है उसका आउटर मेजर फाइनाइट है और वो किसी सेट बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो फिर द आउटर मेजर ऑफ द सेट बी माइनस ए वुड बी इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ सेट बी माइनस आउटर मेजर ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो कि देख के समझ भी आ रही है कि अगर ए जो है वो बी के अंदर कंटेन करता है, अब यहाँ पे ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है, और ए का आउटर मेजर जो है वो फाइनाइट है, तो फिर आउटर मेजर ऑफ बी माइनस ए जो होगा, यानी कि सुपर सेट में से सबसेट माइनस कर दिया है, तो जो आउटर मेजर उस सेट का बचेगा वो उन दोनों के आउटर मेजर्स का डिफरेंस ही होगा। तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही हो रहा है। लेकिन शर्त यहाँ पे क्या है, शर्त यहाँ पे ये है कि जो ए सेट है वो मेजरेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए और बी दोनों के बारे में अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों में से कोई एक मेजरेबल है या नहीं, तो फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कम एक सेट जो है उसको मेजरेबल होना चाहिए। नीचे वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे हो गया ऐसे, ठीक है। तो उसको देख लो कि बाय द मेजरेबिलिटी ऑफ ए फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि बी ये तो आपने आर्बिट्ररी लिया हुआ यहाँ पे, क्योंकि ए और बी दो सेट्स हैं और ए के बारे में पता है कि वो मेजरेबल है और बी के बारे में क्या पता है, बी कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। बी के बारे में कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से बी एक आर्बिट्ररी सेट ले लिया आपने, और अगर आपने बी आर्बिट्ररी सेट लिया है और ए मेजरेबल है, तो ए के मेजरेबल होने की डेफिनेशन अगेन आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप याद रख लें, याद कर लें एक बार अच्छी तरह आउटर मेजर की डेफिनेशन, मेजरेबल सेट होने की डेफिनेशन, कि अगर ए मेजरेबल सेट है देन फॉर एनी सेट बी आप बी के आउटर मेजर को इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए जो है वो मेजरेबल सेट होगा। अगर फॉर एवरी सेट बी आप इस तरह से लिख सकते हैं तो फिर ए मेजरेबल सेट होगा। तो यहाँ पे आपने एज्यूम कर लिया कि उनके ए मेजरेबल है और बी कोई भी सेट हो सकता है, तो फिर हम ए की मेजरेबिलिटी इस तरह से लिख सकते हैं कि क्योंकि ए मेजरेबल है तो ऐसे होगा। तो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ इसको। तो अब
ये चीज़ आपने लिख दी है, तो इसको ज़रा कंपेयर करें कि अगर यहीं पे अब आप इस वक्त की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो कि ए का आउटर मेजर फाइनाइट है और ए बी के अंदर कंटेन करता है, तो बी इंटरसेक्शन ए जो है वो ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म, और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? अगर ए बी का सबसेट है तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट असल में बी माइनस ए के ही बराबर होगा, ठीक है। बल्कि सबसेट ना भी होता तब भी ऐसे ही होता कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी माइनस ए के ही बराबर होना चाहिए। तो अब ये देख लो कि आपने लेफ़्ट साइड पे बी इंटरसेक्शन ए को ए लिख दिया क्योंकि ए इज़ सबसेट ऑफ बी करंट सिनेरियो में, और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को बी माइनस ए लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करो इस टर्म के साथ, तो जस्ट आपने शिफ्ट करना है मेजर ऑफ ए को अदर साइड पे, तो बी माइनस ए का जो आउटर मेजर है वो बराबर आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ बी माइनस आउटर मेजर ऑफ ए, ठीक है। तो ये प्रूव कर दिया उसने कि अगर ए मेजरेबल है इन दोनों में से, तो फिर एक्सीजन प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि ए अगर सबसेट है बी का, तो इनका उसका जो आउटर मेजर होगा उन दोनों के डिफरेंस का, वो उनके इंडिविजुअल आउटर मेजर्स के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो रहा है यहाँ से, लेकिन शर्त क्या है कि ए को मेजरेबल होना चाहिए। अगर ए मेजरेबल नहीं है तो फिर आप ये चीज़ ड्राइव नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ए के मेजरेबल होने को तो आपने यूज़ कर लिया बड़ा क्लियरली कि ए मेजरेबल था, तो इस वजह से आपने जो है वो ये चीज़ जो है वो डिराइव कर ली। तो मैंने आपको बताया कि ए मेजरेबल था, तभी आपने ये अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टी। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी बोलें। सर, ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है ये अगर लगा दें तो इनका आंसर एट द एंड मेजर मेजर ऑफ बी के इक्वल नहीं आ जाएगा? हाँ जी, तो यही तो हमने किया है यहाँ पे कि अगर आपने इन दोनों का मेजर मेजर ऑफ बी के इक्वल है, और फिर फर्दर ये कि इस टर्म को इसके बराबर लिख दिया और इस टर्म को इसके बराबर लिख दिया, तो अब आपने जस्ट यही करना है कि मेजर ऑफ ए और मेजर ऑफ बी को कंबाइन करना एक साइड पे, तो ये चीज़ ड्राइव हो जाएगी ये वाली। नहीं है, हम इसको ड्राइव ओके कर रहे हैं सर। ना, इक्वेशन 3 को ड्राइव किया आपने बाय यूजिंग द मेजरेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, समझ आ रही है ये बात? जी सर, जी सर। ओके गुड, अच्छा जी। तो अब मुझे ये बताएं, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने लगा था कि अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपने यूज़ किया है ए इज़ मेजरेबल, ठीक है। और वो कहाँ यूज़ किया आपने, ये देखें यहाँ पे आपने यूज़ किया है ए के मेजरेबल होने की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्ररी सेट बी, और वहाँ से फिर ए के सबसेट होने की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, और आपने ये दो चीज़ें यहाँ से लिख दी हैं, और आपसे आपके पास 7 ड्राइव हो गया। आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है कि ए का आउटर मेजर फाइनाइट होना चाहिए? इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी है यहाँ पे? हम ये चीज़ स्किप भी तो कर सकते थे, हम जस्ट ये लिख देते हैं यहाँ पे कि ए इज़ मेजरेबल सेट एंड इज़ कंटेन्ड इन बी, तो तब भी ये काम हो जाता। हमने ए के मेजर को फाइनाइट सपोज क्यों किया है? कौन एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को यहाँ पे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है ये एक? नहीं होगा तो वो बीच में कैसे कंट्रोल करेगा? एक बार फिर, अगर ए का मेजर इन्फिनिट हो जाता है तो क्या नुकसान होगा? बी में तो नहीं ना कंट्रोल करेगा। तो बी में कंटेन नहीं करेगा, ऐसे तो नहीं होता। अगर ए का मेजर इन्फिनिट है तो स्टिल वो बी के अंदर कंटेन कर सकता है, बी का मेजर भी इन्फिनिट होगा और बी जो है वो ए से बड़ा होगा, तो बिल्कुल वैलिड ऐसे हो सकता है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। इसकी एग्जांपल भी कोई स्टूडेंट दे सकता है अभी मुझे कि एक इन्फिनिट आउटर मेजर का सेट एक दूसरे इन्फिनिट आउटर मेजर के सेट का सबसेट हो सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही? क्या आ रही है? नहीं सर, हो सकता है। देखो ना, 1 से इन्फिनिटी तक का एक इंटरवल ले लो, इन्फिनिट आउटर मेजर का सेट है, और एक 2 से इन्फिनिटी या 0 से इन्फिनिटी का आउटर मेजर का सेट ले लो, इन्फिनिट मेजर का सेट है, और पहले वाला दूसरे में कंटेन कर रहा है, तो ऐसे तो हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो बताएं ज़रा, यहाँ पे आपको एक आउटर मेजर फाइनाइट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? आप आंसर आपकी पेज पे नज़र आ रहा है यहाँ पे। सर प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। नहीं, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो प्रॉपर सबसेट ही था, तब भी कंटेन कर रहा है उसके अंदर, कोई और वजह है और वो नज़र भी आ रही है यहाँ पे।
ए के आउटर मेजर को फाइनाइट क्यों कहा है ये उसने यहाँ? सर ये मेजरेबल सेट है ना, इसलिए मैंने इसको फाइनाइट किया। अगर वो इनफाइनाइट हो जाता तो फिर मेजरेबल नहीं था। नहीं, ये वजह भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए सर कॉम्प्लीमेंट यूज करना चाहिए सर। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, अच्छा असल में नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने जो ए का कॉम्प्लीमेंट लिया है विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर ये जो है दोनों जो है वो इन्फिनिट सेट्स हों तब भी आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट से। तो ये भी असल पॉइंट नहीं है। यहाँ पे उसने यूज़ भी किया है कि सिंस मेजर ऑफ ए इज़ फाइनाइट सो वी हैव 7, तो इसका मतलब है कि आउटर मेजर ए की फाइनाइट होने को यूज़ किया है उसने यहाँ पे। तो कहाँ यूज़ किया है, नज़र नहीं आ रहा क्या? नज़र आ रहा है, ए के आउटर मेजर को फाइनाइट होना है, ये ज़रूरी है यहाँ पे। और वो क्यों ज़रूरी है सामने नज़र आ रहा है, जल्दी से बताएं मुझे। अब तो कुछ भी नहीं रह गया सर उसमें। बी में से माइनस कर रहे हैं सर, ये बी मतलब को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ पे सर ये मतलब इस वजह से हम ले रहे हैं इसको। हाँ, अगर ये मतलब ये फाइनाइट अब नहीं करीब है होगा तो आंसर। फिर ये बी माइनस से ठीक चलेगा सर, बी माइनस का आंसर ठीक नहीं होगा। वेरिएट मतलब यहाँ पे सर ये हमारी जो हाँ प्रॉपर्टी है ना वैलिड नहीं होगी। हाँ, आंसर इनका काफ़ी करीब आ गया है, लेकिन अभी भी जो है वो थोड़ी सी एम्बिग्विटी छोड़ दी आपने। तो मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ कि आपने असल में इस स्टेप को, आखिरी स्टेप को 7 वाले स्टेप तक लाने के लिए जो आपने इस स्टेप के अंदर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कि आपने मेजर ऑफ ए जो है उसको दोनों तरफ से कैंसिल किया है, यानी कि नेगेटिव ऑफ एम स्टार ऑफ ए दोनों तरफ से माइनस किया है। तो तब आपके पास जो है वो लास्ट स्टेप आया, मेजर ऑफ एम बी माइनस ए इक्वल्स मेजर ऑफ बी माइनस मेजर ऑफ ए। और ये तभी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर आप एक फाइनाइट नंबर दोनों साइड से एक इक्वेशन की सब्ट्रैक्ट करो। आप एक इक्वेशन की दोनों साइड से इन्फिनिटी को माइनस नहीं कर सकते हो। समझ रहे हैं बात को? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जब आपने सीखी थी अलजबराज या ग्रुप्स को डिफ़ाइन करते वक्त, तो हमें पता है कि हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनाइट नंबर से आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। आप इन्फिनिटी से कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं दो साइड से। याद है कि नहीं? जी जी सर, क्लियर हो गया। जारी। तो आप जब कहते हो कि मैंने एम स्टार ऑफ ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो इसका मतलब है कि आप एम स्टार ऑफ ए को इक्वेशन की दोनों साइड्स पे माइनस करोगे, तो उससे वो एक साइड से गायब हो जाएगा, दूसरी साइड पे अपीयर हो जाएगा। और उसके लिए एम स्टार ऑफ ए का एक फाइनाइट नंबर होना ज़रूरी है। आप इन्फिनिटी को दोनों साइड्स पे माइनस नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे एम स्टार ऑफ ए जो है उसको मैंने ज्यूम कर लिया कि ये एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप उसको कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो ये जो थी ये है एक्सचेंज प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल। तो है एक्सीजन प्रॉपर्टी। अब आपको जब भी वो कहेगा कि मैंने एक्सीजन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है दो सेट्स की, तो आपने समझ लेना है कि उनमें से एक सबसेट है और दूसरा उसका सुपर सेट है। और एक्सीजन प्रॉपर्टी असल में सबसेट सुपर सेट में से सबसेट को माइनस करके जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी आउटर मेजर को रिप्रेजेंट करना है एज द डिफरेंस ऑफ द आउटर मेजर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सेट्स। तो फिर आपको जो है वो ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन शर्त फिर से वही है कि ए एक फाइनाइट आउटर मेजर का सेट होगा तब आप ये काम किया करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि ए मेजरेबल है कि नहीं, या ए मेजरेबल है लेकिन उसका मेजर इनफिनिट है, तो आप फिर एक्सीजन प्रॉपर्टी उस केस में यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक्चुअली जो है वो इनर और आउटर अप्रॉक्सीमेशन कैसे डिफ़ाइन की हुई हैं? ये जो पहले दो पार्ट्स हैं थ्योरम 11 के, ये आउटर अप्रॉक्सीमेशंस हैं, और जो सेकंड दो पार्ट्स हैं थर्ड एंड फोर्थ वो इनर अप्रॉक्सीमेशन हैं। ठीक है, आउटर अप्रॉक्सीमेशन कैसे करनी है? सपोज करें लेट ई बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर असर्शंस इज इक्विवेलेंट टू द मेजरेबिलिटी ऑफ ई। यानी कि जितने चारों पार्ट्स हैं ये वाले, ये सारे के सारे असल में मेजरेबिलिटी ऑफ ई को डिराइव करते हैं। यानी कि इनमें से किसी एक को भी एज्यूम कर लें तो वहाँ से आप ई की मेजरेबिलिटी को डिराइव कर सकते हैं। अभी इस वक्त ई को मेजरेबल सपोज नहीं किया हुआ। ई को उसने कहा कि कोई भी सेट है रियल नंबर्स का, एक सेट है कोई भी, ई का आर का सबसेट है ई जो है। तो ई अगर एक आर्बिट्ररी सेट है तो नीचे वाली चारों प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए अगर चारों में से किसी एक को भी आप एज्यूम कर लो तो वहाँ से आप ई की मेजरेबिलिटी को डिराइव कर सकते हैं। अब इसको रीड कैसे करना है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज़ एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग ई। अब फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव अगर आपके पास कोई ओपन सेट ओ हो जो कि ई का सुपर सेट हो, यानी कि ओ कंटेन कर रहा हो ई को, सच दैट
एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ जो था वो सुपर सेट था ई का, ओ जो था वो ओपन सेट भी था, और ओपन सेट होते हुए और ई का सुपर सेट होते हुए जब आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया है, ओ में से ई को माइनस किया है, तो उसका आंसर जो है आउटर मैयर का वो एप्सिलॉन आ गया है। और एप्सिलॉन जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग बिहेवियर इसका ज़ीरो होगा, यानी कि इन दोनों का आउटर मैयर जो है वो एक्चुअली तकरीबन बराबर आ जाएगा। तो इससे आप ओ के आउटर मैयर के ज़रिए ई का आउटर मैयर निकाल लोगे कि जितना ओ का आउटर मैयर है उतना ही ई का आउटर मैयर है, क्योंकि लिमिटिंग केस में ये दोनों का आउटर मैयर जो है वो बराबर आ जाएगा ना, यहाँ से एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे ई जो ओ जो है वो एक ओपन सेट है, ठीक है। और क्योंकि ओ ओपन सेट है तो ओ मेजरेबल होगा, फिर बाय डेफिनेशन सारे ओपन सेट्स जो हैं वो मेजरेबल होते हैं। प्रीवियस सेक्शन के थ्योरम्स को आपने कंबाइन करना है ना, तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि अब से हर ओपन सेट मेजरेबल होगा, हर क्लोज सेट मेजरेबल होगा, और फर्दर जी डेल्टा सेट्स और एफ सिग्मा सेट सारे के सारे मेजरेबल होंगे, क्योंकि वो भी ओपन और क्लोज सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन होते हैं। तो उन चीज़ों को सबको यूज़ करना है। और फिर ये इसको कंबाइन यहाँ से क्या ड्राइव होगा फिर कि अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर तो एक ओपन सेट है आपके पास और वो आपके ई सेट का सुपर सेट है, और आप उन दोनों के जो डिफरेंस का आउटर मैयर है उसको आर्बिट्ररीली स्मॉल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ई जो है वो मेजरेबल होगा, ठीक है। ई की मेजरेबिलिटी यहाँ से ड्राइव हो जाएगी। सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट इसका ये है कि अगर आपके पास एक जी डेल्टा सेट है, ठीक है, जो कि ई को कंटेन करता है। अब ये जी डेल्टा सेट जो है ये ई को कंटेन कर रहा है, ठीक है। और उस केस में भी अगेन कि अगर जी माइनस ई का आउटर मैयर जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो आ गया है, तो तब भी ई जो है वो मेजरेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ई को आपने मेजरेबल सपोज नहीं किया, आपने जस्ट जी डेल्टा सेट लिया, एक ऐसा जी डेल्टा सेट आपने एज्यूम किया है जो कि ई का सुपर सेट है, और ई और जी का जो डिफरेंस है उसका आउटर मैयर ज़ीरो आ गया है। इस बात का क्या मतलब है कि ई और जी के आउटर मैयर का डिफरेंस ज़ीरो आ गया? इसका मतलब ये है कि ई और जी में जो है वो एट मोस्ट काउंटेबल मैनी पॉइंट्स का डिफरेंस होगा ना, फिर तभी तो जी और ई का डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा। अगर जी में और ई के पॉइंट्स में एट मोस्ट जो है वो काउंटेबल मैनी पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो तभी हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस का मैयर ज़ीरो आ जाए, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक काउंटेबल सेट आना चाहिए, तभी उसका आउटर मैयर ज़ीरो आएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस काउंटेबल सेट नहीं है तो फिर इन दोनों के आउटर मैयर का डिफरेंस जो है वो कभी ज़ीरो नहीं आएगा, इनका आउटर मैयर पॉजिटिव आ जाएगा डिफरेंस जो है। तो वो कह रहा है कि ज़ीरो आ गया आउटर मैयर का डिफरेंस, का मतलब है कि जो जी है इसका मतलब है कि जो एक आपके पास जो जी डेल्टा सेट जी आ गया था, और जो आपने ई सेट एज्यूम किया था रियल नंबर्स का, वो उस जी डेल्टा सेट के तकरीबन सारे के सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तभी उन दोनों का डिफरेंस जो है उसका आउटर मैयर ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर ऐसा जी डेल्टा सेट मिल जाए आपको, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो ई सेट है वो खुद भी मेजरेबल है। ये दोनों अप्रॉक्सीमेशन जो 1 और 2 में हैं ये आउटर अप्रॉक्सीमेशंस हैं, क्योंकि इसके इन दोनों केसेस में आपने सुपर सेट लिए हैं ई के, ठीक है। यानी कि दोनों केसेस में आपने जो दो सेट्स लिए हैं ओ और जी, उसमें जो ओ था वो ओपन सेट था और ई का सुपर सेट था, और जी जो है वो जी डेल्टा सेट है और ई का सुपर सेट है। तो इन दोनों केसेस में आपने सुपर सेट्स के ज़रिए ई को मेजरेबल प्रूफ किया है। तो यहाँ पे जो है इसको हम कहेंगे आउटर अप्रॉक्सीमेशंस कर रहे हैं ई की। और फर्दर डिटेल के लिए वो ये भी लिख रहे हैं कि आउटर अप्रॉक्सीमेशन बाय ओपन सेट्स एंड जी डेल्टा सेट्स। और इसी तरह अगर आपने इनर अप्रॉक्सीमेशन करनी हो तो हम ड्राइव करेंगे, हम इस तरह से इसको करेंगे कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव अगर आपके पास एक क्लोज सेट एफ आ जाता है, ठीक है। इनर अप्रॉक्सीमेशंस के लिए आपने क्लोज सेट्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, और अगर आपके पास एक क्लोज सेट आ जाता है और वो ई के अंदर कंटेन करता है, अब इस बार जो है वो सब सेट के ज़रिए करें। देखें, अब आपने यहाँ पे क्लोज सेट लिया है और वो ई के अंदर कंटेन कर रहा है, इसलिए आप अब ई में से एफ को माइनस कर रहे हो। पहले आप ओ में से ई को माइनस करते थे, ओ ओपन सेट था और ई उसका सबसेट था। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपके पास एफ क्लोज सेट है और सबसेट है ई का, तो अब आप ई में से एफ को माइनस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव अगर ई माइनस एफ जो है उसका आउटर मैयर अगर आप आर्बिट्ररीली स्मॉल प्रूव कर सकते हैं, तो इन दोनों के आउटर मैयर जो है वो तकरीबन बराबर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से आप ई को भी मेजरेबल कह सकेंगे, ठीक है। ई की मेजरेबिलिटी वहाँ से ड्राइव हो जाएगी।
और सेकंड केस क्या है कि आप एक एफ डेल्टा सेट ले लें। अगर आपके पास एक एफ डेल्टा सेट है ऐसा सच दैट कि एम स्टार ऑफ ई माइनस एफ जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो आ गया, तो तब भी आप कह सकते हैं कि जो ई है वो फिर मेजरेबल होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस का जो आउटर मेजर है वो ज़ीरो आ गया, तो इन दोनों का जो एक्सीजन प्रॉपर्टी की वजह से इन दोनों के आउटर मेजर जो है वो बराबर आ जाएंगे। अब देखो ना, अगर ये एम स्टार ऑफ ई माइनस एफ ज़ीरो के इक्वल आ गया तो इसका मतलब यही है ना कि ये इक्वल किसके आएगा, ये इक्वल आ जाएगा एम स्टार ऑफ ई माइनस एम स्टार ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एम स्टार ऑफ ई और एम स्टार ऑफ एफ जो है वो इक्वल आ जाएंगे। तो अगर ये दोनों आउटर मेजर इक्वल आ जाते हैं तो तब आप कहेंगे कि क्योंकि जो ई है उसको आपको पता तो नहीं था कि वो मेजरेबल है, बट क्योंकि एफ आपको पता था कि मेजरेबल है। एक मिनट।
हेलो। जी जी सर। जी बच्चों, बस वो एक कॉल आ गई थी उसमें। अच्छा, तो ये जो अप्रॉक्सीमेशंस मैं बता रहा था ना, ये एक्सचेंज प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको पता चलेगा कि कैसे जो है वो ई और एफ को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल ई जो है उसको मेजरेबल हम कह रहे हैं, तो इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आपने ई का आउटर मेजर निकाल लिया। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। सर इधर ई सेट ई जो है इसको सर हम अपने फाइनाइट सेट नहीं लेंगे सर, इधर उन्होंने सेट ऑफ रियल नंबर लिया हुआ है। नहीं नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो नहीं है, रियल नंबर्स का कोई भी सबसेट है, एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि आर का कोई सबसेट लिया होगा यहाँ पे ई की जगह पे, और वो ज़रूरी नहीं है फाइनाइट हो। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो आपको जिससे हिंट मिले कि ई फाइनाइट है। ई कोई भी हो सकता है, मतलब फाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट केसेस में तो फिर बहुत आसान हो जाएगा ना कि फाइनाइट सेट्स तो सारे के सारे मेजरेबल होते हैं, तो फिर आपको तो ई की मेजरेबिलिटी प्रूफ करनी ही नहीं है, आपको तो पहले ही पता है कि ई मेजरेबल है। ठीक है, मेजरेबिलिटी प्रूफ किन सेट्स की करनी है जिनका आपको ना क्लियर हो कि वो मेजरेबल होंगे कि नहीं होंगे, और उसमें सारे के सारे अनकाउंटेबल सेट्स ही आते हैं। सर समझ में बात है? सर हाँ जी। अगर अगर हम जी इसे जी। मैयर फाइनाइट मैयर नहीं लेते हैं तो ऊपर वाली डेफिनेशन कैसे लगा रहे हैं सर हम? कौन सी वाली, मुझे ज़रा फिर से बताइएगा, कौन सी डेफिनेशन? ये जो ऊपर अभी पड़ी है, जिस सर तरह जो ऊपर ऊपर पड़ी पड़ी है है एम M स्टार बी माइनस ए इज इक्वल टू एम स्टार बी माइनस एम स्टार ए। हाँ, अगर ये ए फाइनाइट ना हो तो ये कैसे अप्लाई होगी? अरे नहीं जी नहीं, सर, यहाँ पे आपने कहा ना ऊपर आपने बताया था कि फाइनाइट आउटर मैयर होनी चाहिए ए की। हाँ, ओहो, ए ए की फाइनाइट आउटर मैयर होनी चाहिए, ए फाइनाइट सेट नहीं होना चाहिए। देखें ना, ए की फाइनाइट आउटर मैयर से मुराद ये है कि अगर मैं ए को ले लूँ एक इंटरवल 1 से 2 टाइप का या 1 से 3 टाइप का, तो उसकी जो आउटर मैयर आएगी दैट वुड बी 2। सही है, 2 आउटर मैयर है ना इसकी। तो ये जो आउटर मैयर है जी इसकी सर। बात, आउटर मैयर की बात हो रही है कि वो फाइनाइट है, ना कि सेट ए फाइनाइट है। ए तो अनकाउंटेबल सेट है, नज़र आ रहा है 1 से 3 तक के सारे पॉइंट्स इकट्ठे करो तो वो तो एक अनकाउंटेबल सेट बन जाएगा। ठीक है, बेशुमार पॉइंट्स हैं उसके अंदर। तो ए के फाइनाइट होने की बात नहीं हो रही, ए के आउटर मैयर की फाइनाइट होने की बात हो रही है। सही है, जी सर। ओके गुड। अच्छा, अब जो आखिरी बात है यहाँ पे वो है कि जब आप एक्सचेंज प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पे आप इसको 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 खुद से भी देख लें। अब मैंने ए को 1 से 3 ले लिया है, आप जो है वो बी को फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन। बी, हाँ, आप यहाँ पे बी को जो है वो 2 से 0 से 4 ले लें, चलें। ठीक है, और अब आप मुझे बताएं ज़रा कि बी माइनस ए का आउटर मेयर कितना आता है? बी माइनस ए का आउटर मेयर कितना है? ये ए भी दिया हुआ है मैंने और बी भी दिया हुआ है, मुझे बताएंगे कि बी माइनस ए का आउटर मेजर कितना है? कोई भी बता दे। मुश्किल बात है, बी में से ए सर को वही माइनस होगा ना करें। जो ए में तो सर ए, ए का माइनस करके आ रहा है। जी बताएं बताएं, बी माइनस ए आपने सेट डेफिनेशन से करना है, बी माइनस ए कैलकुलेट कर लेना, सेट बी में से सेट ए माइनस कर देना है, और फिर उसका आउटर मेजर मुझे बताना है। तो बताएं ज़रा कितना आउटर मेजर है? चलिए -1 और 1 होगा सर। आउटर मेजर की बात हो रही है, आउटर मेजर इज़ अ नंबर नॉट अ सेट। -1 और 1 सर। नहीं, समझ नहीं है। -1 और 1 क्या चीज़ है? ये एक सेट बता रहे हैं कि एक रियल नंबर जवाब में टू दे रहे हैं? टू आएगा। होएगा 2 सर। इसका आउटर मेजर होगा, इसका आउटर मेजर 2 होगा। और वो कैसे कैसे आएगा 2? जब आप सेट सर बी में से सेट ए निकाल बी देंगे का तो मैयर, 2 सेट्स बचेंगे। बी का मैयर 4 आ जाएगा और ए का 2, और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। वो तो आपने राइट हैंड साइड से कैलकुलेट कर लिया ना। आपको जी मैं कह जी। रहा हूँ कि आप लेफ्ट हैंड साइड से बताएं, पहले बी में से ए माइनस करें, बाद में उसका आउटर मेजर निकालें। ओके तो जब बी में से ए माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा पीछे? आपके पास 2 सेट्स बच जाएंगे, एक 0 से 1 और एक 3 से 4। सही है, जब आप बी में से ए माइनस कर देंगे ना, तो बी में से 1 से 3 तक का इंटरवल माइनस हो जाएगा। बी है 0 से 4 तक का इंटरवल, तो बी जो है वो जी 0 से सर। 4 इंटरवल है। जब उसमें से 1 से 3 निकाल देंगे तो आपके पास 2 सब इंटरवल बच जाएंगे, एक 0 से 1 और एक 3 से 4।
इस तो वो दोनों वन लेंथ के होंगे, हाँ वो दोनों वन लेंथ के होंगे, उनको सम करेंगे उनके आउटर मेजर्स को तो वो 2 लेंथ आ जाएगी। और राइट हैंड साइड एक्सचेंज प्रॉपर्टी की ये कहती है कि आप पहले बी का आउटर मेजर अलग निकाल लें 4, और फिर ए का आउटर मेजर अलग निकाल लें वो है 2, और फिर उनका डिफरेंस ले लें आउटर मेजर्स का तो वो भी आ जाएगा 2। तो ये जो है एक्सचेंज प्रॉपर्टी ये बता रही है कि ये दोनों चीज़ें असल में सेम है, तो नज़र भी आ रहा है कि सेम है, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि इनमें से एक सेट बी और ए में से वो जो है वो फाइनाइट आउटर मेजर का है। तो इस तरीके से जो है वो मैं कह रहा था कि आपने यहाँ पे दोनों सेट्स जो हैं ए और बी वो दोनों इन्फिनिट बल्कि अनकाउंटेबल सेट्स लिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेट जो है वो फाइनाइट है। अच्छा, तो ये जो इनर और आउटर अप्रॉक्सीमेशंस आप कर रहे हैं बाय ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स, तो इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो नीचे ये लिखी हुई हैं स्टेटमेंट्स के अंदर, और जो है जब ये इनमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड कर जाती है तो वो उससे इम्प्लाई क्या होता है, जब इनमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड करती है तो उससे इम्प्लाई ये होता है कि जो सेट ई है वो काउंट वो मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट में आपने ई को मेजरेबल सपोज नहीं किया, आपने ई को कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई भी पार्ट है ये, तो अब उसके लिए, और यहाँ पे क्लियरली ई जो है वो फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट होगा तो ये सारे चारों के चारों पॉइंट्स ट्रिवियल हो जाएंगे, तो इस केस में ये ई जो है वो आपने फाइनाइट नहीं लेना है, क्योंकि वो तो फिर ऑटोमेटिकली मेजरेबल हो जाएगा, तो आपने कुछ प्रूफ तो नहीं करना है यहाँ पे। ई को मेजरेबल प्रूफ करना है अगर यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ई नॉन ट्रिवियल सेट है, यानी कि वो काउंटेबल नहीं होगा वो। तो ये हर पार्ट जो है यहाँ से कोई भी पार्ट एज्यूम कर लेंगे तो उससे ड्राइव क्या होगा कि ई जो है वो एक काउंटेबल सेट मिल जाएगा, और ई जो है वो एक मेजरेबल सेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके प्रूफ जो है वो सिंपल हैं, और आपका क्विज़ शुरू होने में 3 मिनट रह गए हैं, सो इसलिए इसका प्रूफ आपने अगेन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने इसका प्रूफ रीड करना है। कोई एक जो है इसने 2 पार्ट किए हैं सिर्फ, 1 से 2 मेरा ख्याल है किया है, और 3 से 4 किया है बस, और कुछ एक्सप्लेनेशन दी है। तो आप जस्ट एक पार्ट इसका समझ लें, कोई सा 1 से 2 का समझ लें बेशक, कि 1 से 2 कैसे ड्राइव करना है, 2 से मेजरेबिलिटी कैसे ड्राइव करनी है, तो वो एक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स की जो वो एक बन जाती है फॉर्म कि 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3 और 3 इम्प्लाइज बैक टू 1, तो उससे सारी स्टेटमेंट्स एक दूसरे को इम्प्लाई कर जाती हैं। तो इस तरीके से वो कोई एक या 2 शो कर देगा और कह देगा कि ये सारी जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, और है आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। तो आपने ये पढ़ के मुझसे डिस्कस लाजमी करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो ठीक हो गया, यहाँ तक जो है वो थ्योरम 11 जो है उसमें इनर और आउटर अप्रॉक्सीमेशन का जो मेन थ्योरम है वो यहाँ तक कवर हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने 2.1 में से एक क्वेश्चन जो है वो आपके क्विज़ के तौर पे सेट कर दिया हुआ है मॉलम पे, तो जिन लोगों का मॉलम एक्सेस है अभी, तो वो तो डायरेक्ट जो है वो मॉलम पे क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं। फराज, आपने एक्टिविटी देख ली है मॉलम की? एक्टिविटी डिस्प्ले होगी हुई है जी ना? सर, मैंने देख ली, वो 10:30 बजे शो हो जाएगी। 10:30 बजे शुरू हो जाएगा, ओके। आपको क्वेश्चन अभी विजिबल है क्या? सर मैं अच्छा, नहीं मैंने एक सर, बार अभी इस शो नहीं तरह, हो रहा, मैंने अभी देखा। हाँ एक बार मैंने इस तरह क्विज़ की एक्टिविटी बनाई और ना उसको क्वेश्चन को ना वो हाइड नहीं किया, क्विज़ की एक्टिविटी ऑन कर दी और वो क्वेश्चन भी ऑन ही था वो, और स्टूडेंट्स ने बड़े आराम से जो है वो तसल्ली से बैठ के किया फिर क्विज़। तो अब मैं इसलिए आपसे पूछा, मैंने कि अभी क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन अभी सही घंटा पहले से ही नज़र आ रहा हो क्वेश्चन, तो सारे कर भी चुके हूँ अब तक। नहीं सर, मैंने अभी मॉलम ऑन किया सही है। तो शो हो रहा है, अच्छा 10:30 पे अच्छा शो हो अच्छा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन शो नहीं हुआ अभी, चलें जी 10:30 पे क्वेश्चन शो हो जाएगा। तो फराज आपने पिक्चर लेके उसकी ग्रुप में, दोनों ग्रुप्स में डाल देनी है, ताकि सारे लोग जो हैं जी वो सर, क्वेश्चन मैंने एक्सेस कर लें, और क्वेश्चन को सोल्यूशन मैंने जी 1 घंटा रखा है इसके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये तकरीबन 20 से 30 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन जी को सर। एक्सप्लेन करना है अपने अल्फाज में, तो आप लोग क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में, चाहे पिक्चर्स के फॉर्म में, चाहे PDF बिल्ड करके आप लोग अपलोड कर दें वहाँ पे, वो जो है वो डायरेक्ट सबमिट कर दें व्हाट्सएप पे, अदरवाइज हम मल्लिम पे ही करें। चलें जी, फिर क्विज़ शुरू होने लगा, फिर आप क्विज़ करें, ठीक है। सर जी क्लास सर, कनेक्ट रखनी है या डिस्कस क्लास डिसमिस कर दीजिए।